हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, इससे रिलेटेड इश्यू और कंसर्न्स तथा उसमें भारत की स्थिति को देखेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। इसमें सबसे पहले बात करेंगे बाह्य अंतरिक्ष या कारमेन लाइन के बारे में। तो समुद्र सतह से 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा उपस्थित है, जिसे कारमेन लाइन कहा जाता है। इस रेखा से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। कारमेन रेखा के नीचे ही किसी भी देश का वायु क्षेत्र होता है, जिस पर उस देश का अधिकार होता है। लेकिन इस रेखा से ऊपर बाह्य अंतरिक्ष है, जो कि संपूर्ण मानव समुदाय की संपत्ति है। इस पर किसी राष्ट्र का विशेष अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के बारे में। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष नियम भी कहा जाता है, जिसमें यह नियम उल्लिखित हैं कि अंतरिक्ष का प्रयोग समस्त मानव प्रजाति के कल्याण के लिए और शांतिपूर्ण उपयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष का कोई भी भाग या खगोलीय पिंड किसी राष्ट्र विशेष की संपत्ति नहीं है। इन क्षेत्रों में कोई भी देश अन्वेषण करने या शांतिपूर्ण प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। फिर अंतरिक्ष यात्रियों को संपूर्ण मानव प्रजाति का प्रतिनिधि माना जाएगा और सभी देशों के द्वारा इन्हें पृथ्वी पर सकुशल वापस लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। लेकिन किसी अंतरिक्ष मिशन और उससे होने वाले नुकसान की अंतिम जिम्मेदारी उस राष्ट्र की ही होगी। आगे किसी भी खगोलीय पिंड या कक्षा में नाभिकीय हथियार स्थापित नहीं किए जाएंगे। ये थी आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। चलिए अब विभिन्न ऑर्बिट्स या कक्षाओं की बात करते हैं। तो किसी खगोलीय पिंड या पृथ्वी के चारों ओर का वह वृत्तीय पथ जिसमें उपग्रह परिक्रमा लगाते हैं, उसे कक्षा कहा जाता है। अब ये ऑर्बिट्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला है जियोसेंट्रिक ऑर्बिट या भू केंद्रिक कक्षा। इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। दूसरी है हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट या सूर्य केंद्रिक कक्षा। इसमें उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तीसरा है लूनार ऑर्बिट या चंद्र केंद्रिक कक्षा, जो चंद्रमा की परिक्रमा के लिए है। और चौथा है मार्सियन ऑर्बिट, जो मंगल केंद्रिक कक्षा है। तो ये थे 4 प्रकार किसी भी पिंड या ग्रह के आधार पर। अब देखते हैं कि ऊंचाई के आधार पर भूकेंद्रिक कक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें भी इसके 4 प्रकार हैं। पहला है नियर अर्थ ऑर्बिट या निकट भूकक्षा। एनईओ की ऊंचाई 200 किलोमीटर से कम होती है और यह सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाई जाती। फिर आता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, निम्न भूकक्षा। तो एलईओ की ऊंचाई 200 से 1200 किलोमीटर होती है। इसमें सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रमोचन किया जाता है। फिर है मिडल अर्थ ऑर्बिट एमईओ या मध्य भूकक्षा, जिसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक है। यह वैश्विक नौवहन प्रणाली के लिए उपयोग में लाई जाती है, जीपीएस सिस्टम जैसे। फिर आगे आता है हायर अर्थ ऑर्बिट या उच्च भूकक्षा, जिसकी ऊंचाई 35,786 किलोमीटर तक होती है। हायर अर्थ ऑर्बिट में ही संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह और क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली जैसे IRNSS आदि उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। अब आगे झुकाव कोण या कक्षा आकृति के आधार पर भूकेंद्रित कक्षाओं के प्रकारों को देख लेते हैं। तो इसमें पहला आता है पोलर अर्थ ऑर्बिट या ध्रुवीय कक्षा। इसमें झुकाव कोण लगभग 90 डिग्री होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 किलोमीटर होती है। कक्षीय अवधि 100 मिनट है और सामान्यतः इसमें सुदूर संवेदी उपग्रह को लॉन्च किया जाता है। इसके लिए PSLV प्रमोचन यान है भारत में। अगला आता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या भूस्थैतिक कक्षा। इसका झुकाव कोण 0 डिग्री है। पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 35,786 किलोमीटर के लगभग होती है। कक्षीय अवधि 24 घंटे की है और यहाँ पर संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह, नौवहन प्रणाली के उपग्रह जैसे IRNSS आदि को लॉन्च किया जाता है। भारत में इसके लिए प्रमोचन यान
GSLV या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। अगला आता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या भू संक्रमणकारी कक्षा। इसमें कुछ ना कुछ झुकाव कोण होता ही है, इसीलिए इसे थीटा से दर्शाते हैं। इसकी ऊंचाई 35,786 किलोमीटर ही है। कक्षीय अवधि भी 24 घंटे है और इसमें संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह और नौवहन उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। इसके लिए भी प्रमोचन यान GSLV ही है। अब चूंकि इसमें थीटा डिग्री का कोण होता ही है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर यह उपग्रह एक दिन में 8 की आकृति बनाते हुए प्रतीत होते हैं। अब फोर्थ आता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या सूर्य समकालिक कक्षा। यह एक तरह की पोलर कक्षा ही है और इसमें भी सुदूर संवेदी उपग्रहों को ही लॉन्च किया जाता है। अब यहां स्थापित उपग्रह हमेशा पृथ्वी के सूर्य प्रकाशित क्षेत्र में ही रहते हैं। इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के प्रकाश और अंधकार की रेखा के ठीक ऊपर चक्कर लगाते हैं। इन उपग्रहों को इस रेखा पर बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन कक्षा में सूक्ष्म परिवर्तन करना ही होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी के अपने अक्ष में झुके होने के कारण करना पड़ता है। इस कक्षा में सुदूर संवेदी उपग्रहों की क्षमता बढ़ जाती है। अब अगला आता है ट्रांसफर ऑर्बिट या स्थानांतरण कक्षा। अब ट्रांसफर ऑर्बिट निर्दिष्ट कक्षा से कम ऊंचाई पर होता है, जहां उपग्रह को प्रमोचन यान के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। ट्रांसफर ऑर्बिट के इस बिंदु से नियत कक्षा की दूरी उपग्रह अपनी कक्षीय ऊंचाई को बढ़ाकर पूरा करता है, जिसके लिए उपग्रह में उपस्थित ईंधन और मोटर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की ऊंचाई 35,000 किलोमीटर है। तो इस तरह हमने 3 आधारों पर बांटे गए उपग्रह की कक्षाओं के प्रकार देख लिए। अब आगे बात करते हैं अंतरिक्ष यानों के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है साउंडिंग रॉकेट और दूसरा है लॉन्चिंग रॉकेट। तो साउंडिंग रॉकेट का प्रयोग बाह्य वातावरण से संबंधित अनुसंधान और अध्ययन के लिए किया जाता है। भारत में साउंडिंग रॉकेट से संबंधित अनुसंधान और उड़ान 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना के साथ शुरू हुई। अब थुम्बा भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चुंबकीय विषुवत रेखा और बाह्य वायुमंडल के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। भारत का पहला स्वदेशी साउंडिंग रॉकेट प्रमोचन 1965 में हुआ था। अब अगला आता है लॉन्चिंग व्हीकल्स। तो ये 4 प्रकार के हैं। पहला है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह भारत का प्रायोगिक उपग्रह प्रमोचन यान है, जिसके द्वारा 40 किलोमीटर के उपग्रह को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्रमोचित किया जा सकता है। यह 4 चरणों की प्रमोचन यान प्रणाली है, जिसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। 1980 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के सफल प्रमोचन से रोहिणी नामक सुदूर संवेदी उपग्रह को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्रमोचित किया गया था। दूसरा लॉन्चिंग व्हीकल आता है ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यह भारत का दूसरा प्रायोगिक उपग्रह प्रमोचन यान है। ASLV का उद्देश्य आगामी प्रमोचन यान से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकों का परीक्षण और प्रदर्शन करना था। यह 4 चरणों का उपग्रह प्रमोचन यान है, जिसके सभी चरणों में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यह 150 किलोग्राम के उपग्रह को 400 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर सकता है। इसका प्रथम परीक्षण 1987 में किया गया था, जिसके द्वारा एस्ट्रोस 1 नामक सुदूर संवेदी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। फिर अगला आता है PSLV या पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यह भारत का पहला कार्यरत उपग्रह प्रमोचन यान है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन तथा दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यह भारत का अब तक का सर्वाधिक सफल प्रमोचन यान है, जिसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। अब PSLV में भी स्वयं के 3 वर्जन्स या संस्करण मौजूद हैं। पहला PSLV G या PSLV जेनेरिक। यह स्टैंडर्ड संस्करण है, जिसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में
ठोस, जबकि दूसरे और चौथे चरण में द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसमें 6 स्ट्रैप ऑन मोटर भी लगे होते हैं। यह 1550 किलोग्राम के नीति भार को 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। दूसरा वर्जन आता है PSLV-CA या PSLV कोर अलोन। अब इसमें 6 स्ट्रैप ऑन मोटर नहीं लगे होते। प्रथम चरण अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि चौथे चरण में जेनेरिक वाले संस्करण से 400 किलोग्राम कम द्रव ईंधन भरा होता है। PSLV-CA 1100 किलोग्राम के पेलोड को 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। अब अगला आता है PSLV-XL या PSLV एक्स्ट्रा लार्ज। तो इसमें PSLV-G की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगे होते हैं ताकि भारी पेलोड के वजन को सहन किया जा सके। इसके कारण PSOM-XL या PSLV विथ स्ट्रैप ऑन मोटर XL भी कहा जाता है इसे। अब चंद्रयान 1, मंगलयान और अन्य भारी उपग्रहों के लिए इसी यान का उपयोग किया गया है। 1750 किलोग्राम तक नीति भार को यह 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। साथ ही 1425 किलोग्राम के नीति भार को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में भी स्थापित कर सकता है। अभी हाल ही में 29 नवंबर 2018 को PSLV-C43 से भारत के हाईसिस सहित 8 देशों के 30 दूसरे सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया और 24 जनवरी 2019 को PSLV-C44 से इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट R और स्टूडेंट सैटेलाइट कलामसैट का प्रक्षेपण किया गया था। अब PSLV का सबसे पहला प्रक्षेपण PSLV-D1 1993 में हुआ था, जो असफल रहा था। लेकिन दूसरे प्रक्षेपण 15 अक्टूबर 1994 PSLV-D2 के माध्यम से सफलतापूर्वक कक्षा में उपग्रह को स्थापित किया गया और उसके बाद हमेशा यह सफल ही रहा। चलिए अब अगले प्रक्षेपण यान GSLV की बात करते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह भारत द्वारा निर्मित 3 चरणों वाला ऐसा प्रक्षेपण यान है जिसका उद्देश्य भारी उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करना है। इसके पहले और दूसरे चरण में ठोस और द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है और तीसरे यानी अंतिम चरण में सबसे अधिक बल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। अब GSLV में PSLV रॉकेट की अधिकांश तकनीकों को अपनाया गया है, जैसे सॉलिड रॉकेट बूस्टर, दूसरे चरण के लिए विकास इंजन आदि। अब GSLV में तीसरे चरण के लिए क्रायोजेनिक इंजन की आपूर्ति के लिए रूस के साथ 1991 में करार किया गया था, लेकिन USSR का विघटन होने के कारण अमेरिका के द्वारा रूस की कंपनी ग्लास कॉस्मोस के ऊपर प्रतिबंध लगाने के कारण यह करार संपन्न नहीं हो सका। हालांकि GSLV मार्क 1 में रूस द्वारा निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। यह 1500 किलोग्राम के उपग्रह को GTO में स्थापित कर सकता है। फिर GSLV मार्क 2 की प्रथम उड़ान 1530 किलोग्राम भार वाले GSAT-1 के प्रक्षेपण द्वारा 18 अप्रैल 2001 को संपन्न हुई। इसकी दूसरी उड़ान 2003 को GSAT-2 को GTO में स्थापित करने के लिए की गई थी। वर्ष 2010 तक इसरो ने 7 GSLV का परीक्षण किया। अप्रैल 2010 में इसरो को पहला घरेलू क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफलता मिली, लेकिन इस घरेलू क्रायोजेनिक इंजन से किया गया परीक्षण असफल रहा। अतः जनवरी 2014 में इसरो ने घरेलू क्रायोजेनिक इंजन से GSLV-D5 को प्रक्षेपित किया। यह GSLV मार्क 3 श्रेणी का प्रक्षेपण यान था, जिसमें स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक इंजन CE7.5 का प्रयोग किया गया था। GSLV-D5 के माध्यम से GSAT-14 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। अब हाल ही में GSLV F11 से 2018 में GTO में GSAT-7A का सफल प्रक्षेपण किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। तो इसमें मुख्य ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन होता है, जबकि लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीकारक का कार्य करती है। हाइड्रोजन गैस -253 डिग्री सेल्सियस पर, ऑक्सीजन गैस -183 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में बदल जाती है।
अब क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन के दहन से इतनी ऊर्जा पैदा होती है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन को 4.4 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार मिल जाती है। चूंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और इसकी ऊष्मा दक्षता भी अधिक होती है, इसीलिए ईंधन के रूप में प्रयोग करने से यान का भार भी कम रहता है और ऊर्जा भी अधिक प्राप्त होती है। अब यहाँ क्रायो जो है वह ग्रीक शब्द क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ होता है बर्फ जैसा ठंडा या अत्यधिक निम्न ताप। चलिए अब आगे बात करते हैं RLV-TD या रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में। तो RLV एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी उपग्रह या पेलोड को अंतरिक्ष में प्रमोचित कर पृथ्वी पर पुनः लौट आता है। यह वायुमंडलीय घर्षण के प्रभाव और लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के तापमान के प्रभाव से गुजरता हुआ किसी हवाई पट्टी पर वायुयान की तरह उतर सकता है। इसकी पुनः प्राप्ति के बाद इसमें कुछ आवश्यक बदलाव करने के बाद दोबारा यूज में लाया जा सकता है। इसका लाभ यह होगा कि उपग्रह प्रमोचन का खर्च 10% रह जाएगा। भारत विश्व के अंतरिक्ष बाजार में सस्ती प्रमोचन सेवाएं दे पाएगा और अंतरिक्ष पर्यटन जैसी सेवाएं भी जल्द ही उपलब्ध होंगी। अब मई 2016 में RLV के छोटे मॉडल के रूप में RLV-TD का परीक्षण कार्य शुरू किया गया। इसमें कुल 4 परीक्षण किए गए। पहला है HEX हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, मई 2016 में हुआ। और अब आगे चलकर कुछ अन्य एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, जैसे लैंडिंग फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट और स्क्रैम जेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट। चलिए अब आगे सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं कि एक उपग्रह या सैटेलाइट में कौन कौन से कंपोनेंट उपस्थित होते हैं। सबसे पहला आता है बस। बस उपग्रह का मुख्य भाग होता है जिसमें बहुत से उपकरण होते हैं। इसमें पहला आता है ट्रांसपॉन्डर। ये रेडियो संकेतक है जिसके द्वारा जमीनी केंद्र तथा उपग्रहों के मध्य माइक्रोवेव के सहायता से संचार संपर्क स्थापित किया जाता है। इस कार्य के लिए उपग्रह में राडार और एंटीना लगाए जाते हैं। अब ट्रांसपॉन्डर हर उपग्रह में होता है, लेकिन मुख्यतः संचार उपग्रहों में ट्रांसपॉन्डर्स की संख्या अधिक होती है। फिर बस में ही इलेक्ट्रिक सर्किट और कंप्यूटर पाया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट और कंप्यूटर उपग्रह के सभी भागों और यंत्रों के मध्य सामंजस्य और नियंत्रण स्थापित करता है। फिर बस के अंदर ही लिक्विड फ्यूल और मोटर होती है। इसकी सहायता से आवश्यक प्रणोद पैदा किया जाता है ताकि कक्षीय विचलन को ठीक किया जा सके, ताकि उपग्रह वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता रहे। अब अगला कंपोनेंट आता है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप के द्वारा सैटेलाइट की स्थिति, झुकाव आदि का पता लगाया जाता है। फिर आते हैं पेलोड्स। तो इसमें ट्रांसपॉन्डर्स संचार उपग्रह में, कैमरा और सिंथेटिक अपर्चर रडार सुदूर संवेदी उपग्रहों में, साउंडर एंड इमेजर मौसम उपग्रहों में और एटॉमिक क्लॉक नौवहन उपग्रहों में लगाए जाते हैं। चलिए अब विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स की ही बात कर लेते हैं और इसे हम स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के माध्यम से देखेंगे। तो पहला आता है सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग। तो किसी दूरस्थ वस्तु या पिंड के भौतिक संपर्क में आए बिना उस वस्तु के भौतिक और रासायनिक गुणों का पता लगाना सुदूर संवेदन कहलाता है। इस क्रिया में सुदूर संवेदी उपग्रह वस्तु के साथ विभिन्न प्रकार की तरंगों का आदान प्रदान करते हैं। वस्तु से परावर्तित या उत्सर्जित तरंगों के आधार पर ही उस वस्तु के भौतिक रासायनिक गुणों का पता लगाया जाता है। इस कार्य के लिए इंफ्रारेड, सामान्य प्रकाश और माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। अब रिमोट सेंसिंग 2 प्रकार की होती है। पहली है पैसिव रिमोट सेंसिंग या निष्क्रिय सुदूर संवेदन। यह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होता है और पृथ्वी की सतह से परावर्तित सूर्य प्रकाश को विशिष्ट कैमरे की मदद से प्राप्त कर सुदूर संवेदन किया जाता है। यह रात के समय या खराब मौसम में कार्य नहीं करता। इसमें पेलोड्स के रूप में पेन, लिस और WIFS कैमरे का यूज किया जाता है। दूसरा प्रकार है एक्टिव रिमोट सेंसिंग या सक्रिय सुदूर संवेदन। यह माइक्रोवेव और राडार के माध्यम से होता है, जिसकी सूर्य के प्रकाश पर निर्भरता नहीं होती। उपग्रह स्वयं माइक्रोवेव को पृथ्वी की तरफ उत्सर्जित करता है और पृथ्वी की सतह से परावर्तित तरंगों को प्राप्त कर सुदूर संवेदन करता है। इस उपग्रह के द्वारा रात और खराब मौसम में भी
उच्च गुणवत्ता का सुदूर संवेदन किया जा सकता है। इसके आंकड़े का प्रयोग प्रतिरक्षा, रणनीतिक महत्व आदि जैसे क्षेत्रों में होता है और इसमें पेलोड के रूप में सिंथेटिक अपर्चर रडार का प्रयोग होता है। अब भारत के संदर्भ में सुदूर संवेदी प्रणाली को देखते हैं। तो भारत में सुदूर संवेदन की शुरुआत 1988 में IRS-1A के माध्यम से ही हो गई थी। वर्तमान में भारत के 17 सुदूर संवेदी उपग्रह कक्षा में स्थित हैं। इसमें पहला है कार्टोसैट सीरीज के 8 उपग्रह, जिसमें कार्टोसैट 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E और 2F आते हैं। अब ये जो कार्टोसैट 2F है ना, इसका प्रक्षेपण जनवरी 2018 में PSLV C40 के माध्यम से किया गया था। कार्टोसैट उपग्रह के माध्यम से प्रतिबिंब मानचित्र अनुप्रयोग, शहरी और ग्रामीण अनुप्रयोग, तटीय भूमि उपयोग और विनिमय, उपयोगिता प्रबंधन जैसे सड़क नेटवर्किंग निगरानी, जल वितरण, भूमि उपयोग, मानचित्रों का सृजन, परिशुद्धता अध्ययन, भौगोलिक एवं मानवीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए परिवर्तन संसूचन और अन्य भूमि सूचना प्रणाली तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोगों के लिए कार्टोसैट का यूज किया जाता है। कार्टोसैट को आई इन द स्काई भी कहा जाता है क्योंकि इसे अंतरिक्ष से तस्वीर लेने के लिए बनाया गया है। अगला आता है रिसोर्ससैट। इसमें भी 3 उपग्रह हैं। रिसोर्ससैट 1 2003 में, रिसोर्ससैट 2 2011 में और हाल ही में PSLV C36 के द्वारा 2016 में रिसोर्ससैट 2A को स्थापित किया गया है। अब रिसोर्ससैट सीरीज सैटेलाइट्स का प्रयोग संसाधनों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। अगला आता है ओशियनसैट। इसमें सिर्फ एक ही उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण 2009 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से PSLV C14 के माध्यम से किया गया था। यह है ओशियनसैट 2 है। ओशियनसैट और स्कैटसैट के माध्यम से समुद्री और तटीय क्षेत्रों के संसाधन प्रबंधन, मानचित्रण और सर्वेक्षण किया जाता है। इन क्षेत्रों में खराब मौसम से संबंधित पूर्व चेतावनी भी दी जाती है। अगला उपग्रह भी स्कैटसैट ही है। इसमें भी एक ही उपग्रह है। अब ये जो हमने उपग्रह देखे ना, कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, ओशनसैट और स्कैटसैट, ये सभी पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं। मतलब ये रिमोट सेंसिंग सनलाइट के माध्यम से ही करते हैं। अब एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात करते हैं। इसमें पहला आता है रीसैट, जिसमें 2 उपग्रह हैं। रीसैट 2 2009 में और रीसैट 1 2011 में प्रक्षेपित किया गया। पेलोड के रूप में दोनों में ही सिंथेटिक अपर्चर रडार है। अब यहां रीसैट 1 सी बैंड में और रीसैट 2 एक्स बैंड पर कार्य करता है। अगला एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है मेगाट्रॉपिक्स। यह भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन है। दोनों देशों द्वारा बनाए गए 4 पेलोड इसमें लगे हुए हैं। उष्णकटिबंधीय मौसम का अध्ययन करने के लिए यह दूसरा उपग्रह है। पहला उपग्रह जापान और USA ने संयुक्त रूप से बनाया था। अब मेगाट्रॉपिक्स बनाने का उद्देश्य कर्क और मकर रेखा के बीच उपस्थित क्षेत्र में मेघ या बादल बनने की प्रक्रिया का अध्ययन करना है। इसी कारण इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में भूमध्य रेखा से 20 डिग्री के झुकाव पर 867 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है। यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन को समझने में सहायता करेगा और उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र की प्रक्रिया के योगदान, बादलों में संघनित जल, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, वर्षण और वाष्पीकरण या एवेपोरेशन के डेटा को एकत्रित करेगा। अब अगला एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है सरल। यह भी अध्ययन के लिए ही बना है। अब आगे बात करते हैं संचार उपग्रहों की। संचार उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। इनमें पेलोड्स के रूप में ट्रांसपॉन्डर्स का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल 1981 में प्रक्षेपित किया गया था एरियन 1 रॉकेट से। लेकिन भारत के उपग्रह संचार कार्यक्रम को वास्तविक उछाल तब मिला जब यहां 1983 के बाद इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम आया। इनसैट श्रृंखला का पहला उपग्रह इनसैट 1B था, जिसे 1983 में कक्षा में स्थापित किया गया था। अब इन संचार उपग्रहों में संचार के लिए जीसैट और मौसम संबंधी जानकारी के लिए मैटसैट का प्रयोग किया जाता है। संचार उपग्रह में माइक्रोवेव पर आधारित 4 तरह के ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं। एस बैंड ट्रांसपॉन्डर
2 से 4 गीगाहर्ट्ज, सी बैंड ट्रांसपॉन्डर 4 से 8 गीगाहर्ट्ज, के यू बैंड ट्रांसपॉन्डर 12 से 18 गीगाहर्ट्ज और के ए बैंड ट्रांसपॉन्डर 26.5 से 40 गीगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति के साथ होते हैं। अब संचार उपग्रहों के संदर्भ में भारत में मुख्य रूप से सी बैंड और के यू बैंड ट्रांसपॉन्डर का प्रयोग किया जाता है और मोबाइल संचार सेवा में एस बैंड और सी बैंड का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। इसके लिए बड़े आकार के एंटीना की जरूरत होती है और रेडियो में जो एफएम होता है उसके लिए एफएम बैंड 87.5 से 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। आगे केयू बैंड का प्रयोग डीटीएच सेवा तथा वीसेट या वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सेवाओं के लिए किया जाता है। इसके लिए छोटे आकार के एंटीना की आवश्यकता होती है। फिर के ए बैंड का प्रयोग सामान्यतः अध्ययन और अनुसंधान के रूप में किया जाता है। संचार क्षेत्र में इसका उपयोग सीमित है। आगे माइक्रोवेव का वह भाग जो संचार उपग्रह के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे सैटेलाइट कमांड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसका मान 1 गीगाहर्ट्ज से 50 गीगाहर्ट्ज तक होता है। फिर आगे माइक्रोवेव और रेडियो वेव आवृत्तियों का आवंटन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा किया जाता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आवृत्तियों के प्रयोग से संबंधित दिशा निर्देश देते हैं। अब संचार उपग्रह में ही मैटसेट 1 या कल्पना 1 को पीएसएलवी C4 के द्वारा सितंबर 2002 में जीएसओ ऑर्बिट में प्रमोचित किया गया था। अब हाल ही में दिसंबर 2020 में 1410 किलोग्राम का CMS-1 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया, जो कि सी बैंड स्पेक्ट्रम में काम करेगा। इसके माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आदि जैसे आइसलैंड में टेलीकम्युनिकेशन सेवा आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। यह CMS सैटेलाइट PSLV XL की 22वीं उड़ान थी और यह PSLV की 52वीं फ्लाइट थी। अब CMS से पहले भी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30 को एरियन 5 VA-251 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, जिसका भार 3357 किलोग्राम है। चलिए अब आगे बात करते हैं उपग्रह नौवहन प्रणाली या नेविगेशन सिस्टम के बारे में। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थिर या गतिशील पिंड के सापेक्षिक स्थिति के निर्धारण को उपग्रह नौवहन कहते हैं। यह कार्य विशिष्ट नौवहन उपग्रहों के प्रयोग से किया जाता है। नेविगेशन सैटेलाइट माइक्रोवेव के द्वारा नौवहन यंत्रों के संकेत का आदान प्रदान करते हैं। इन संकेतों की गणना के आधार पर उस नौवहन यंत्र के पृथ्वी के सापेक्षिक स्थिति का आकलन किया जाता है। पृथ्वी पर स्थित किसी पिंड की स्थिति आकलन के लिए सामान्यतः 4 नौवहन उपग्रहों की जरूरत पड़ती है। चलिए अब विश्व में उपस्थित कुछ प्रमुख नौवहन प्रणालियों की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला आता है GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यह यूएसए का है, जो कि 1994 से कार्यरत है। 18 अक्टूबर 2018 तक 31 ऑपरेशनल सैटेलाइट के साथ यह विश्व का सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। दूसरा आता है ग्लोनास, जो रसिया का है। यह भी वैश्विक नेविगेशन प्रणाली है, जो कि 1993 से ऑपरेशनल है। इसमें टोटल 24 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं। भारत और रशिया के बीच 2004 में एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत ग्लोनास का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ साथ सैन्य इस्तेमाल भी कर सकता है। ग्लोनास के सभी उपग्रहों का निर्माण रैसचैट नेव इंफॉर्मेशन सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फिर अगला आता है गैलीलियो। यह भी यूरोपियन यूनियन की वैश्विक नौवहन प्रणाली है, जिसमें 30 नौवहन उपग्रहों का प्रयोग किया जाएगा। संभवतः यह 1 या 2 साल के भीतर ही अपना कार्य करना स्टार्ट कर देगी। गैलीलियो में यह उद्देश्य रखा गया है कि पृथ्वी के किसी भी भाग में वाहन, युद्धपोत आदि का पता लगाया जा सके। अब इसमें यूरोपीय देशों के अतिरिक्त दक्षिण कोरिया, चाइना, इजराइल, मोरक्को और भारत भी शामिल हैं। भारत इसमें लगभग 10% का भागीदार है। अब अगला आता है बेइडू या कंपास। तो यह भी चाइना का नौवहन सिस्टम है, जिसमें 35 सैटेलाइट्स हैं। यह अभी विकासाधीन है, लेकिन दिसंबर 2012 से 16 उपग्रह कार्यरत हो चुके हैं, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को पूरा कवर करते हैं। इसे बेइडू 1 कहा गया है। और वैश्विक नौवहन के लिए बेइडू 2
अभी विकासाधीन है। अब ये जो सारे वैश्विक नौवहन उपग्रह हैं ना, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो और कंपास या बेइडू, तो ये सभी मिडिल अर्थ ऑर्बिट में उपस्थित हैं, 20,000 से लेकर 35,786 किलोमीटर की दूरी पर। अब आगे कुछ क्षेत्रीय नौवहन प्रणालियां भी हैं, जिसमें पहला आता है QZSS, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। यह 4 उपग्रहों वाला जापान का क्षेत्रीय टाइम ट्रांसफर सिस्टम है। यह जापान में जीपीएस कवर को प्रभावी बनाएगा, साथ ही जापान में उपग्रह आधारित नौवहन तंत्र को मजबूत भी करेगा। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अगला क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली में आता है हमारे भारत का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। यह इसरो द्वारा विकसित इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक या नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन रखा है। IRNSS कार्यक्रम को 2006 में मंजूरी दी गई थी। इस प्रणाली में 9 उपग्रह हैं, जिनमें से 7 में 4 उपग्रह जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, 3 उपग्रह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं, जबकि बचे हुए 2 उपग्रह सब्स्टिट्यूट के रूप में हैं। सभी प्रकार के उपग्रहों में 2 प्रकार के पेलोड्स हैं, नेविगेशन पेलोड और रेंजिंग पेलोड। यह L5 बैंड और S बैंड पर कार्य करता है। इसमें अत्यधिक सटीक रूबिडियम परमाणु घड़ी भी लगी हुई है। और रेंजिंग पेलोड में C बैंड ट्रांसपॉन्डर है, जो सैटेलाइट की रेंज के निर्धारण में सहायता करता है। अब IRNSS प्रणाली 2 तरह की सेवाएं प्रदान करेगी। पहला है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस SPS, जो सभी उपभोगकर्ताओं के लिए होगी, और दूसरा है सीमित सेवा या रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, जो केवल मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध की जाएगी। अब हमारे लिए IRNSS प्रणाली का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे विदेशी नौवहन प्रणाली पर हमारी निर्भरता कम होगी, भारतीय नागरिकों के लिए छोटे और सुगम मार्गों को अपनाना संभव होगा, दुर्गम और सुदूर पर्यटन स्थल की लोकप्रियता बढ़ेगी, और संसाधन प्रबंधन, वन्य जीव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन में यह सहायक होगा। साथ ही इसके द्वारा शुद्ध मानचित्रण और सटीक समय आकलन किया जा सकता है। और सरकारी घोषणा के अनुसार IRNSS की सामान्य सेवा सार्क देशों को भी उपलब्ध की जाएगी, जो कि भारत की अंतरिक्ष कूटनीति का विस्तार है। अब इस IRNSS के उपग्रहों की बात कर लें तो इसमें IRNSS 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H और 1I लॉन्च किए गए हैं। हुआ क्या है कि पहला उपग्रह IRNSS 1A का रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक विफल हो जाने के कारण इसकी प्रतिस्थापना IRNSS 1H से की गई, लेकिन यह भी हीट सील्ड के अलग ना होने के कारण अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाया। फिर इसके बाद IRNSS 1I का प्रमोशन PSLV C41 से 12 अप्रैल 2018 को किया गया। तो अभी टोटल 7 उपग्रह मौजूद हैं IRNSS प्रणाली में। अब इसी से संबंधित आगे बात करते हैं गगन के बारे में, जो है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन भारत का उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र है। इसे इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। यह अमेरिका के वास, यूरोप के इग्नोस, जापान के एमसेस की तरह ही सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है, SBAS। अब गगन संबंधी पेलोड्स GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15 उपग्रहों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। GSAT-8 2011 में, GSAT-10 2012 में और GSAT-15 2015 में फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किए गए थे। गगन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला SBAS तंत्र है। गगन प्रणाली से न केवल भारत बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया से अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस के बीच हवाई यातायात में मदद मिल रही है। गगन प्रणाली से लाभ इस प्रकार है
कि यह भारत वायु क्षेत्र में नौवहन संकेतों की परिशुद्धता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएगा। लंबी दूरी की उड़ानों के लिए यात्रा मार्ग छोटा होगा, समय और ईंधन की बचत होगी और बेहतर वायु यातायात प्रबंधन संभव होगा। साथ ही गगन के माध्यम से भारतीय रेल यातायात में ट्रेन की सही स्थिति का आकलन, मानव रहित क्रॉसिंग पर सुरक्षा का प्रबंधन भी बढ़ाया जा सकेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट या मौसम उपग्रहों के बारे में। तो मौसम उपग्रहों के द्वारा वायुमंडल से विभिन्न प्रकार के आंकड़े और चित्र प्राप्त किए जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर मौसम संबंधी पूर्वानुमान और भविष्यवाणी में यूज किया जाता है। मौसम उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है और इसमें 2 प्रकार के पेलोड्स का यूज किया जाता है। पहले है साउंडर्स। यह वायुमंडल के अलग अलग स्तरों में आर्द्रता और तापमान को मापता है। दूसरा है इमेजर या कैमरा। यह भारत की मुख्य भूमि और उसके आसपास की तस्वीर प्राप्त करता है, जिससे बादल, चक्रवात आदि की स्थिति का पता लगाया जा सके। अब प्रमुख मौसम उपग्रह हैं मैटसैट 1 या कल्पना 1। यह भारत का पहला विशुद्ध उपग्रह है जो 2002 में लॉन्च हुआ था। फिर इनसैट 3D 2013 में लॉन्च हुआ। यह एडवांस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। फिर इनसैट 3DR 2016 में, यह भी एडवांस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। इन मौसम उपग्रहों में सामान्यतः मौसम संवेदकों के साथ साथ राहत और बचाव कार्य के लिए विशिष्ट पेलोड्स लगे होते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह आधारित राहत और बचाव प्रणाली का सदस्य भी है। चलिए अब कुछ अन्य उपग्रह हैं एस्ट्रोसैट, निसार, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान 2, वीनस ऑर्बिट मिशन, आदित्य L1 और मानव अंतरिक्ष उड़ान। अब इन मिशंस के बारे में मैं सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इससे पहले ही मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट के लेक्चर में इन सारे सैटेलाइट्स को डिटेल में डिस्कस किया है, तो उस लेक्चर का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब आगे अंतरिक्ष तकनीकी से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। अंतरिक्ष तकनीकी का प्रतिरक्षा के क्षेत्र में महत्व, आर्थिक संदर्भ में अंतरिक्ष तकनीकी का महत्व, सामाजिक और ग्रामीण उत्थान में अंतरिक्ष तकनीकी का महत्व, जिसमें ज्ञान संवर्धन, कृषि संसाधनों का प्रबंधन, ग्रामीण अवसंरचना का विकास, दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ चिकित्सा, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण संसाधन केंद्र आदि आते हैं। इसे हम मेंस के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी स्पेस पॉल्यूशन, बिग स्काई थ्योरी, क्रिएशन ऑफ डेब्रिस या कैसलर सिंड्रोम, अंतरिक्ष कचरे के प्रबंधन से रिलेटेड ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, यूके की क्यूब सेल टेक्नोलॉजी और यूएसए का रस्टल टेक्नोलॉजी तथा जापान के जैक्सा और यूएसए के डार्पा द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक डायनेमिक टेथर आदि के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि जियो स्टेशनरी क्राउडिंग या नो स्पेस इन स्पेस क्या होता है। अब आगे देखते हैं भुवन के बारे में। तो भुवन जो है वह इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिससे भारत के किसी भी क्षेत्र को इंटरनेट पर 3D रूप में देखा जा सकता है। और गूगल अर्थ तथा विकीमेपिया की तरह इसमें भूभागों को अलग अलग ऊंचाइयों से देखा जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें भारत के 300 से अधिक शहरों की तस्वीरें हैं। यह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मददगार होगा। यह सॉफ्टवेयर पर्यावरण, राष्ट्रीय राजमार्ग, नौवहन से संबंधित आंकड़ों को उपलब्ध करवाता है और पहचान के लिए मदद करता है। इसकी सहायता क्लीन गंगा जैसे अभियानों में भी मिल रही है। भुवन गंगा पोर्टल और भुवन गंगा मोबाइल एप्लीकेशन इससे ही संबंधित है। आगे भुवन गेल पोर्टल के माध्यम से गेल कंपनी अपने पाइपलाइन की देखरेख और सुरक्षा के लिए भुवन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है। अब इस भुवन सॉफ्टवेयर की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे भुवन केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही खुलता है। इसके अतिरिक्त धीमी रफ्तार और पंजीकरण आदि की इसमें समस्याएं हैं। अब बात करते हैं स्पेस विजन इंडिया 2025 की। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नेतृत्व में संचालित स्पेस विजन के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं: ग्रामीण कनेक्टिविटी, सुरक्षा आवश्यकताओं और मोबाइल सेवाओं के लिए उपग्रह आधारित संचार और नौवहन प्रणाली का विकास करना,
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, मौसम और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्नत प्रतिबंधन क्षमता का विकास करना, सौर मंडल और ब्रह्मांड के रहस्यों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान मिशन, अधिक भार उठाने वाले प्रक्षेपण यानों का विकास, रीयूजेबल प्रक्षेपण यानों का विकास और मानव अंतरिक्ष उड़ान का विकास। अब बात करते हैं साकार ऐप के बारे में। तो इसरो का संवर्धित रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी एंड्रॉयड ऐप है यह, जिसे जून 2015 में लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से भौतिक जगत की वस्तुओं को कंप्यूटर जनित 3D मॉडल, एनिमेशन, वीडियो आदि द्वारा संवर्धित किया जाता है। यह संवर्धन रियल टाइम में होता है और सूचना कैमरे पर लाइव की जाती है। इस ऐप से प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 और चक्रवात का पूर्वानुमान व्यक्त करने वाला इनसैट 3D आदि के वीडियो देखे जा सकते हैं। अब देखते हैं कि गोसैट या गोसैट 1 या ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 1 क्या है। तो JAXA या जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने लगभग 2 टन वजनी उपग्रह को जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए समर्पित किया और इसका स्थानीय भाषा में नाम इबुकी है। यह ग्लोबल वार्मिंग की जानकारी और उस पर निगरानी रखने के उद्देश्य से प्रक्षेपित होने वाला विश्व का पहला उपग्रह है, जिसे 23 जनवरी 2009 में H2A नामक प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था। यह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के उत्सर्जन का अध्ययन करता है। अब आगे एक फैक्ट जानते हैं कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा यह घोषित किया गया कि 2 उपग्रहों के मध्य न्यूनतम दूरी 1 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन एशिया पैसिफिक रीजन में यह दूरी 1 डिग्री से कम है। यह क्षेत्र उपग्रह संतृप्तता की ओर बढ़ रहा है और इसे ही जियो स्टेशनरी क्राउडिंग कहा जाता है। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। इसके साथ ही आज का लेक्चर बस यहीं रोकते हैं। लेक्चर बहुत लंबा हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करना है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे तो बात करेंगे रोबोटिक्स के बारे में। अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।